हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चिल होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका शिक्षक मोहित यादव, और मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। क्या पढ़ाता हूं मैं आपको बच्चों? मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में बेटा आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, वो है ऊतक। अब बेटा हम लोग ऊतक के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। हम लोग एक लेक्चर इसका खत्म कर चुके हैं। आज हम अपन लोगों का दूसरा लेक्चर है। आज अपन लोगों का कौन सा लेक्चर है बेटा? आज अपन लोगों का दूसरा लेक्चर है। और दूसरा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर दूसरा है, ठीक है ना। तो आज जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे ऊतक को, और ऊतक में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। और दूसरे लेक्चर के जो टॉपिक है ना बेटा, दूसरे लेक्चर में जो टॉपिक है, जो हम लोगों को आज डिस्कस करना है, जिसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है, वो कौन सा टॉपिक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि पहला टॉपिक जो हम लोगों को आज डिस्कस करना है वो है बेटा विभज्योतक। किसके बारे में है? वो है विभज्योतक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में है? ब्लैक से लिख देते हैं तो आप लोगों को आसानी से दिखाई देगा, ठीक है। आज हम लोगों को बेटा पढ़ना है विभज्योतक, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो क्या है बेटा? वो स्थायी ऊतक है। स्थायी ऊतक। इन दो टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को क्या करनी है आज इन दो टॉपिक्स में हम लोगों को चर्चा करनी है। और हम लोगों को देखना है कि जो ऊतक है हम लोगों को पता है कि चाहे विभज्योतक ऊतक हो बेटा, या फिर पादप ऊतक हो, ठीक है ना। चाहे विभज्योतक हो या फिर स्थायी ऊतक हो, ये दोनों ही कैसे हैं बेटा? दोनों ही किस में आते हैं? पादप ऊतक में आते हैं। किस में आते हैं ये दोनों? तो ये दोनों आते हैं पादप ऊतक में, ठीक है ना। ठीक है, तो पादप ऊतक ही हम लोगों को पढ़ने हैं। और पादप ऊतक में जिस ऊतकों के बारे में चर्चा करनी है वो है बेटा विभज्योतक और स्थायी। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने सारा ही एक पूरा चैप्टर के बारे में हम लोगों ने समझा था कि पादप ऊतक क्या है और जंतु ऊतक क्या है। तो 4 प्रकार के जंतु ऊतक और 2 प्रकार के पादप ऊतकों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी, लेकिन वो हम लोगों ने बहुत ही कम डिस्कस किया था, सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था, सिर्फ एक जानकारी ली थी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज हम लोग विभज्योतक के बारे में और स्थायी ऊतक के बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे, गहन चर्चा करेंगे, जिनसे क्वेश्चन आते हैं और जिनसे चित्र भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में बेटा हम लोगों को देखना है कि आज हम लोगों को क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। तो मैंने आपको बताया कि आज हम लोगों को पढ़ना है विभज्योतक के बारे में और बेटा पढ़ना है स्थायी ऊतक के बारे में, ठीक है। तो विभज्योतक ऊतक कितने प्रकार के हैं? तो इसमें भी 2 रीजन आ जाते हैं। एक आता है उत्पत्ति के आधार पर और एक आ जाता है विभाजन के आधार पर, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर विभज्योतक में भी हम लोगों को कैसे दिखाई देंगे? पहले तो 2 तरह के दिखाई देंगे, है ना। एक कौन सा होगा? एक होगा प्राथमिक, एक कैसा होगा? प्राथमिक होगा। और फिर द्वितीयक के बारे में प्राथमिक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो एक ये हो गया। और अगर हम लोग बेटा बात करें स्थायी ऊतक की, किसकी बात करें? स्थायी ऊतक की बात करेंगे। तो स्थायी ऊतक बेटा कितने तरह के यहां पर हमको मिल जाएंगे? स्थायी ऊतक कितने तरह के मिल जाएंगे बेटा? 2 तरह के मिल जाएंगे। एक हमको मिलेगा सरल स्थायी ऊतक,
सरल स्थायी ऊतक और दूसरा मिलेगा बेटा जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, तो विभाज्योतक की बात करेंगे तो प्राथमिक विभाज्योतक और द्वितीयक विभाज्योतक, जबकि स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक मिलेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे सरल स्थायी ऊतक के बारे में देखेंगे तो जो सरल स्थायी ऊतक हैं ये भी बेटा कितने तरह के मिलेंगे हमको, ये भी 3 तरह के मिलेंगे। कितने तरह के मिल जाएंगे? 3 तरह के मिल जाएंगे। ठीक है ना, एक हो जाएगा पैरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, जबकि हम लोग जटिल स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो जो जटिल स्थायी ऊतक हैं ये बेटा कितने तरह के मिलेंगे हमको? ये मिलेंगे 2 तरह के। कितने तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे। एक को हम लोग क्या कहेंगे? जाइलम कहेंगे, एक को जाइलम कहेंगे और दूसरे को फ्लोएम कहेंगे। ठीक है, अब जो जाइलम है वो भी 4 तरह की कोशिकाओं से बना होगा और जो फ्लोएम है वो भी 4 तरह की कोशिकाओं से बना होगा। लेकिन ये चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग जटिल स्थायी ऊतक को और भी ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो बेटा हम लोगों ने देखा कि आज हम लोगों को पढ़ना है विभाज्य ऊतक के बारे में और स्थायी ऊतक के बारे में। ठीक, जब विभाज्य ऊतक के बारे में पढ़ेंगे तो विभाजन के आधार पर, किसके आधार पर? विभाजन के आधार पर हमको प्राथमिक विभाज्योतक और द्वितीयक विभाज्योतक मिलेंगे। जबकि अगर हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर तो अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर ये 3 तरह के हैं। ठीक है, उसकी भी चर्चा करेंगे। सरल स्थायी ऊतक की बात करेंगे, स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो सरल स्थायी ऊतक मिल जाएगा और जटिल स्थायी ऊतक मिलेगा। जबकि जो जटिल स्थायी ऊतक है बेटा, जो जटिल स्थायी ऊतक है वो कितने तरह का होगा? वो 2 तरह का होगा, है ना। जो जटिल स्थायी ऊतक है वो कितने तरह का होगा बेटा? वो 2 तरह का होगा। एक हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम और एक हो जाएगा जाइलम और दूसरा हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, और अगर आप बात करोगे सरल स्थायी ऊतक की, किसकी अगर बात करेंगे बेटा? सरल स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो जो सरल स्थायी ऊतक हैं वो कितने तरह के होंगे? तो एक हो गया पैरेनकाइमा, दूसरा हो गया कॉलेनकाइमा और तीसरा हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। तीसरा क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 तरह के हमको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, और जटिल में जाइलम और फ्लोएम मिलेगा। ठीक है, तो चलो भाई अब आगे भी शुरुआत करते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया एक ओवरव्यू जो हम लोगों ने पिछली क्लास में जिसकी चर्चा करी थी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सब चीजों को समझा था, हल्का सा यहां पर भी समझ लिया जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, तो वो इसको देख लेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि आज हम लोगों को पढ़ना है विभाज्योतक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? विभाज्योतक के बारे में पढ़ना है। और अगर विभाज्योतक की चर्चा करेंगे तो अगर हम लोग बात करेंगे किसके आधार पर बेटा? अगर हम लोग बात करेंगे विभाजन के आधार पर, किसके आधार पर? विभाजन के आधार पर, है ना। विभाजन के आधार पर विभाज्योतक ऊतक कितने तरह के होंगे? तो वो 2 तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे, है ना।
पहला कौन सा होगा बेटा? पहला होगा प्राथमिक प्राथमिक विभाज्योतक होगा, और दूसरा क्या होगा? द्वितीयक द्वितीयक विभाज्योतक। ठीक, तो प्राथमिक और द्वितीयक जो हम लोग विभाज्योतक पढ़ते हैं वह बेटा किसके आधार पर हैं? यह विभाजन के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं बेटा? विभाजन के आधार पर होते हैं। और विभाजन किसमें होता है? विभाजन किसमें होता है? तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपको यहां पर क्या मिलेगा? भ्रूण मिलेगा। बीज में क्या होता है? भ्रूण होता है। और इस भ्रूण में क्या होगा? इस भ्रूण में क्या होगा बेटा? विभाजन। इस भ्रूण में क्या होगा? विभाजन होगा। और विभाजन होने के बाद यह क्या बनाएगा? विभाजन होने के बाद क्या बनाएगा? यह प्राथमिक विभाज्योतक बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राथमिक विभाज्योतक बनाएगा। ठीक है ना? तो जो ये जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं, कौन होते हैं? विभाज्योतक। ये जो विभाज्योतक ऊतक है ना, ये जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं, इनमें क्या होती है बेटा? इनमें विभाजन की क्षमता होती है। क्या होता है इनमें? इनमें क्या होता है? विभाजन की क्षमता, है ना? जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं उसमें क्या होता है? विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है। अच्छा, विभाजन की क्षमता के साथ साथ, विभाजन की क्षमता के साथ साथ और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और इसमें हमको मिलता है बेटा कोशिका द्रव्य मिलता है। क्या इसमें मिलेगा बेटा? कोशिका द्रव्य। अब यह कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला, किसी भी एक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है। और विभाजन की क्षमता का मतलब क्या है? विभाजन की क्षमता का मतलब है कि अगर मान लो कोई ये एक कोशिका है, क्या है ये कोई एक कोशिका है, इस कोशिका में क्या होगा? विभाजन होगा। और विभाजन के फलस्वरूप इसमें अगर विभाजन हो गया तो एक से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। फिर जब इनमें विभाजन होगा तो बेटा 2 से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 1 2 3 4। तो इस तरह से एक कोशिका विभाजित होकर के 2, फिर 2 से 4, और क्रमशः इसी तरह से अपनी संख्या में क्या करती रहती है? अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? विभाजन की क्षमता बोलते हैं। ठीक है। तो जो विभाज्योतक ऊतक है, यह विभाज्योतक ऊतक में विभाजन की क्षमता होती है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है। पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने जब चर्चा करी थी तो हम लोगों ने वहां पर देखा था कि जो पादप कोशिका है, क्या है? पादप कोशिका, वहां पर रिक्तिका या रसधानी पाई जाती है। ठीक है। लेकिन ये जो ऊतक है, ये जो विभाज्योतक ऊतक है, यहां पर रसधानी नहीं मिलेगी। यहां पर रसधानी अनुपस्थित होती है। ठीक है। क्या होगा? अनुपस्थित होगी। और ये जो विभाज्योतक ऊतक है ना बेटा, इनकी जो कोशिकाएं हैं, अब अच्छा ऊतक किससे बने होते हैं? बने तो कोशिका से ही होते हैं ना। ऊतक किससे बने होते हैं? कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था वो वहां जाकर के पिछला लेक्चर देखेंगे, और जिन लोगों ने देखा था उनका रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है। कि जो कोशिका है वो क्या है? वो जीवन की, लाइफ की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसी कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं?
ऊतक बनते हैं। तो ये जो ऊतक हैं, इनमें ऊतक में आपस में जगह, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराकोशीय स्थान, क्या बोलते हैं? अंतराकोशीय अंतराकोशीय स्थान। तो अंतराकोशीय स्थान बेटा क्या होते हैं? इसमें अनुपस्थित होते हैं। अंतराकोशीय स्थान क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। किसमें? विभाज्य ऊतक ऊतक में। अंतराकोशीय स्थान क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये कोशिका है, ठीक है, अब ये एक कोशिका है और यहां पर दूसरी कोशिका है, ये क्या है? ये दूसरी कोशिका है। तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में स्थान है क्या? नहीं है। ये एक तीसरी कोशिका हो गई, ठीक। फिर इसी प्रकार से ये चौथी कोशिका हो गई, फिर ये पांचवी कोशिका है। तो देखो, आप देख रहे हो कि ये सारी की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना? सारी की सारी कोशिकाएं बेटा एक दूसरे से क्या हैं? एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना? और जब ये एक दूसरे से जुड़ी हैं तो परिणाम स्वरूप इनके बीच में क्या कोई आपको खाली स्थान दिख रहा है? देखो, क्या आपको इनके बीच में कोई खाली स्थान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। देखो, ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और जितने भी स्थान हैं, देखो ये जगह हो या फिर ये हो, देखो इनके बीच में आपस में कोई भी आपको यहां पर रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। ये सब आपस में क्या है? ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। किसी के बीच में भी कोई भी खाली स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अंतराकोशीय स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराकोशीय स्थान। तो जो अंतराकोशीय स्थान है वो क्या है? जो अंतराकोशीय स्थान है वो क्या है? अनुपस्थित है। तो अंतराकोशीय स्थान इन कोशिकाओं में नहीं है, ठीक है। ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर के अपनी संख्या को बढ़ाती हैं और संख्या को बढ़ाती है, इसके फलस्वरूप इनके बीच में क्या होता है? अंतराकोशीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। और अगर हम बात करें बेटा उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर अगर हम बात करें? उत्पत्ति के आधार पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे तो ये जो विभाज्योतक ऊतक हैं ये कितने प्रकार के होंगे? ये 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे बेटा? 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। सबसे पहला जो शीर्ष पर होगा, सबसे पहला कहां होगा? शीर्ष पे होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शीर्षस्थ। और जो बीच में होगा, जहां से नोड और इंटरनोड आपस में निकले होंगे, ठीक है ना, जहां से इंटरनोड आपस में, कलिकाएं आपस में निकलती हैं, उसको क्या कहते हैं? अंतर्वेशी कहते हैं। और तीसरा क्या मिल जाएगा? पार्श्विका। तीसरा क्या हो जाएगा? पार्श्विका। तो यह किसके आधार पर है बेटा?
यह उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर जो विभज्योतक ऊतक हैं वो कितने होंगे? 3 प्रकार के होंगे, जबकि विभाजन के आधार पर यह कितने प्रकार के होंगे? यह 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो अगर उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो आइए उसको चित्र की सहायता से समझते हैं। और जब यह चित्र की सहायता से समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि यह एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। और इसमें देखो आप, इसमें अगर देखेंगे तो ये देखो इस तरह से ये ऊपर की तरफ लगातार जा रहा है। ठीक है, ये तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ गया। अब जो एकदम शीर्ष पे है ये वाला हिस्सा, ये कहां पे है? ये एकदम शीर्ष में है। तो इसके ये जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला, ये कहां पर है बेटा? एकदम टॉप पे है ना, एकदम शीर्ष पे है। चाहे वो जड़ हो या फिर वो तना हो, चाहे वो जड़ हो या फिर वो तना हो, जो हिस्सा शीर्ष पे होगा, कहां होगा? शीर्ष पे होगा, उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे शीर्षस्थ। क्या बोलेंगे उसको? शीर्षस्थ बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप एक और संरचना देख रहे हैं, एक और संरचना देख रहे हैं। कौन सी? जो ये बगल में इस तरह से निकली हुई है। कहां से निकल रही है? इस हिस्से से निकल रही है। इसी प्रकार से इस वाले हिस्से से देखो ये संरचना निकल रही है। ठीक ठीक इसी प्रकार से ये वाले हिस्से से ये संरचना निकल रही है। इधर वाले हिस्से से ये संरचना निकल रही है। तो जहां से भी ये संरचनाएं निकल रही हैं, कहां से निकल रही हैं ये संरचनाएं? ये संरचनाएं इस वाले हिस्से से निकल रही हैं। तो यहां पर देखो इस तरह से ये ऊतक पाया गया है। ठीक है, यहां से निकल रही है तो यहां पर भी ये संरचना पाई जा रही है। ठीक, यहां से निकल रही है तो यहां पर भी ये संरचना पाई जा रही। मतलब जहां से भी कोई नई कलिका निकलेगी, चाहे वो यहां से निकले या फिर यहां से निकले या फिर यहां से निकले, वहां पर क्या होगी? वहां पर जो विभज्योतक ऊतक होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अंतर्वेशी। क्या बोलेंगे उसको? अंतर्वेशी बोलेंगे। ठीक है, और ये जो किनारे की तरफ है, यहां पर ये जो किनारे की तरफ लेटरल साइड पे होती हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं पार्श्विका। क्या कहते हैं इनको? इनको पार्श्विका कहते हैं। तो ये जो 3 आप यहां पर देख रहे हैं, ये तीनों, चाहे वो नंबर 1 पे शीर्षस्थ हो, नंबर 2 पे अंतर्वेशी हो या फिर नंबर 3 पे पार्श्विका हो, ये जो तीनों हैं ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये उत्पत्ति के आधार पर हैं। किसके आधार पर हैं? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर है बेटा? उत्पत्ति के आधार पर क्या है? विभज्योतक ऊतक के प्रकार हैं। कितने हैं? 3 हैं। शीर्षस्थ जो एकदम शीर्ष पे होगा, ये जड़ और तना के शीर्ष पे होगा और क्या करेगा? लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होगा। कौन सा? शीर्षस्थ। उसी प्रकार से जहां से ये कलिकाएं निकल रही हैं, यहां पर जो ऊतक होंगे वो क्या होंगे? अंतर्वेशी होंगे। ये भी क्या होंगे? वृद्धि में सहायक होंगे। जबकि ये जो किनारे की तरफ आपको ये जो लंबाई में दिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? पार्श्विका बोलेंगे। और ये चौड़ाई के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार होते हैं। और किसके लिए जिम्मेदार हैं? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये चौड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना भैया? तो समझ में आ रहा है ना कि अगर बेटा बात करेंगे लंबाई के लिए, तो ये दोनों लंबाई के लिए अगर बात करेंगे तो ये दोनों, और चौड़ाई के लिए बात करेंगे बेटा तो किसका नाम आएगा? तो पार्श्विका का नाम आएगा। ठीक है, देखो
जो विभाज्य ऊतक ऊतक की कोशिकाएं हैं वह कैसी होती हैं? अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। क्रियाशील का मतलब क्या है? ये क्या करेंगी? विभाजन करेंगी और विभाजन करके अपनी संख्याओं को बढ़ाएंगी। ठीक है, इनके पास बहुत अधिक क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। जो इनकी कोशिका भित्ति है बेटा वो कैसी होती है? पतली होती है और स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि रसधानी नहीं होती है। ठीक है, ये जो पादप ऊतक है, जो विभाज्य ऊतक है, इसमें रसधानी नहीं पाई जाती है। ठीक, और जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? कि जो विभाज्य ऊतक होते हैं इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाज्य ऊतक में बेटा विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक, और क्या होता है इसमें? ये किसके लिए कार्य करते हैं बेटा? तो ये कार्य करते हैं वृद्धि और विकास के लिए। किसके लिए कार्य करते हैं? वृद्धि और विकास के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। तो ये बेटा था किसके बारे में? विभाज्य ऊतक के बारे में। विभाज्य ऊतक किसका भाग है? पादप ऊतक का है। ठीक, और पादप ऊतक में जो विभाज्य ऊतक होते हैं इसमें बेटा विभाजन की क्षमता पाई जाती है। लगातार विभाजित करते हैं, अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। पहले प्राथमिक और फिर द्वितीयक विभाज्य ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है बेटा? वृद्धि और विकास के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। और इसके अलावा जो इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आप याद रखेंगे। वो तीनों महत्वपूर्ण बिंदु क्या है बेटा? कि विभाज्य ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो क्या है? अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इनमें कोशिका द्रव्य अत्यधिक होता है। कोशिका भित्ति बेटा पतली होती है और केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण है उससे भी ज्यादा वो क्या है? कि रसधानी नहीं होती है। रसधानी नहीं होती है। ठीक है ना, रसधानी नहीं होती है। क्या नहीं होता है? रसधानी नहीं होती है। विभाजन की क्षमता पाई जाती है, वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। तो ये बेटा इतना है किसके बारे में? विभाज्य ऊतक के बारे में। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में एक भी पॉइंट नहीं आएंगे। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो विभाज्य ऊतक के बारे में इससे ज्यादा आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसका डायग्राम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके एग्जाम में आता है विभाज्य ऊतक के बारे में बताइए, विभाज्य ऊतक क्या होते हैं, तो आप ये 5 पॉइंट लिख देंगे। कितने पॉइंट हमने आपको बता दिए? यहां पर हमने आपको 5 पॉइंट बताए हैं और इस 5 पॉइंट से ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पहले सिर्फ बता रहे थे, लिखा हुआ नहीं लाते थे। बच्चों के कमेंट आए सर नोट्स कैसे बनाएं, तो यहां से आप नोट्स बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में जहां पर आप नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा? नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये तो ये हो गया विभाज्य ऊतक के बारे में। आपको कितने पॉइंट लिखने हैं बेटा? 5 पॉइंट लिखने हैं। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए तो बताना मेरे को। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका डायग्राम भी महत्वपूर्ण है। ये डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है ना, कोई कठिन डायग्राम नहीं होता है। बस आराम से ऐसे सीधे ऊपर जाना है, ऐसे नीचे चले आना है। ठीक है, और बीच बीच में क्या करना है? बीच बीच में गैप कर देना है। क्या कर देना है? बीच बीच में गैप कर देना है। ठीक है, ये गैप करने से क्या होगा? ये फिर आप यहां से क्या करेंगे? लेटरल वाला हिस्सा निकाल देंगे, है ना। ये जो इस तरह से जो ऐसे निकलता है ना, वो आप निकाल देंगे। इसी प्रकार से यहां से भी ऐसे उसको करके इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, और यहां से भी क्या होगा? ये ऐसे निकलेगा। ठीक, यहां चाहे तो यहां बना दे, नहीं बनाना चाहते तो ना बनाइए, कोई जरूरी नहीं है। अगर बनाना चाहते हैं तो यहां से भी एक ऐसे कलिका को आप यहां से निकाल दीजिए। ठीक, अब ये जो सबसे शीर्ष वाला भाग हो गया, ये कौन सा भाग है बेटा? ये कौन सा भाग है? ये शीर्ष वाला भाग है। तो यहां पर क्या पाया जाएगा? यहां पर शीर्षस्थ होगा। ठीक है, ये वाले हिस्से से देखो यहां निकल रही, तो यहां पर भी आपने ऐसे ऊतक बना दिए। इस वाले हिस्से से निकल रहा है तो यहां बना दिए, इस वाले हिस्से से निकल रहा है तो यहां बना दिए। ठीक, तो ये क्या है बेटा? ये अंतर्वेशी हो जाएगा। और जब आप पार्श्विका की बात करेंगे तो यहां पर इस तरह से ये ऊतक पाए जाएंगे, है ना। जो किसके लिए जिम्मेदार हैं? जो किसके लिए जिम्मेदार हैं? जो मोटाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये वाला इस तरह से चित्र क्या हो जाएगा बेटा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा।
अब एक बार इसके कार्य को और देख लेते हैं, क्योंकि इसके कार्य भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसके क्या लिखे हुए हैं, कार्य लिखे हुए हैं। अगर जिनको अंग्रेजी में नाम चाहिए तो वो यहां पर नाम अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है कि जो शीर्षस्थ विभज्योतक या जो शीर्ष विभज्योतक है उसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, अंतर्वेशी को इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं और पार्श्व वाले को लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। तो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल 3 तरह के मेरिस्टम होते हैं, मतलब विभज्योतक ऊतक होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इनके कार्य की चर्चा करी जाए, किसकी चर्चा करी जाए, इनके कार्य की चर्चा करी जाए बेटा, तो शीर्ष वाले क्या नाम से ही पता है ये शीर्ष पे होते हैं। तो ये शीर्ष भाग में तने और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है और किसके लिए जिम्मेदार होता है, प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जो उत्तरदायी है बेटा, प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ये वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है, शीर्ष वाला भाग है। ठीक है। अंतर्वेशी की अगर हम बात करेंगे तो ये पौधों की गांठ के पास पाए जाते हैं। ये देखो, ये गांठ है ना, यहां पर देखो, ये वही चित्र है ना, देखो ये ऐसे ऊपर आया हुआ है, यही चित्र आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना बेटा। अब यहां पर क्या है, गांठ है, यहां पर क्या है, गांठ है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और जहां जहां पर गांठ है वहां पे इस तरह से क्या हुआ है, इस तरह से ये कलिका निकली हुई है। जहां पर गांठ है वहीं से तो निकली है ना भाई। तो क्या होता है कि ये कहां से निकले होते हैं, ये जो पौधों की गांठ के पास से नई शाखा तथा पत्तियों के निकलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहां से क्या निकलती है बेटा, यहां से नई शाखा और पत्तियां निकलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहां पर होते हैं, तो ये पौधों की गांठ में होते हैं, पौधों की गांठ के पास होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और ये बेटा कहां पाए जाते हैं, अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक ये पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। ठीक। अगर हम बात करते हैं पार्श्व की, नंबर तीसरे की, तो अच्छा पहले हमने आपको बताया कि चाहे विभज्योतक हो, शीर्ष हो, चाहे अंतर्वेशी हो, यह दोनों ही किसके लिए जिम्मेदार हैं, यह दोनों ही किसके लिए जिम्मेदार हैं बेटा, तो वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। किसके लिए जिम्मेदार हैं, वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। और अगर आप बात करोगे पार्श्व की, तो यह बेटा किसके लिए जिम्मेदार है, यह तने और जड़ की मोटाई के लिए जिम्मेदार हैं। किसके लिए जिम्मेदार है बेटा, तने और जड़ की मोटाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यह पौधे की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है बेटा, ठीक, किसके लिए उत्तरदायी है, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, किसके लिए उत्तरदायी है, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यह बेटा क्या हो गए, यह क्या आपने देखा यहां पर, यह क्या है, यह कार्य है। क्या है ये, कार्य मतलब फंक्शन। ठीक है। तो ये हो गए किसके, विभज्योतक ऊतक के कार्य हो गए, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा स्थायी ऊतक के बारे में। किसके बारे में देखना है, स्थायी ऊतक के बारे में देखना है। स्थायी ऊतक क्या होते हैं, ये जो विभज्योतक ऊतक है ना, कौन, यह जो विभज्योतक ऊतक होते हैं, इन ये क्या करते हैं बेटा, ये विभाजन करते हैं। क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। और विभाजन करने के बाद पहले प्राथमिक बनाते हैं, फिर द्वितीयक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पहले प्राथमिक बनाएंगे, फिर विभाजन करेंगे, फिर द्वितीयक बनाएंगे। ठीक है। तो इन्हीं के बीच में एक काम होता है, क्या होता है, देखो यही जो विभाजन है, देखो उसको कैसे हम लोग देखेंगे। पहले ये क्या हो गया, ये विभज्योतक ऊतक आया, विभज्योतक आया, इसने क्या किया, विभाजन किया, इसने क्या किया, विभाजन किया,
ठीक है, इसने क्या किया, विभाजन, क्योंकि विभाज्योतक ऊतक में विभाजन करने की क्षमता होती है, तो विभाजन करके इसने क्या बनाया, विभाजन करके इसने बना दिया प्राथमिक विभाज्योतक। प्राथमिक विभाज्योतक बना दिया। अब फिर से प्राथमिक विभाज्योतक में क्या होगा बेटा, विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा। और इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको विभाजन नहीं कहेंगे, इसको बोल देंगे विभेदन। एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, है विभाजन ही, लेकिन क्या नाम दे दिया, विभेदन नाम दे दिया। और विभेदन करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे प्राथमिक, देखो द्वितीयक नहीं, प्राथमिक क्या, प्राथमिक स्थायी ऊतक। क्या बनाएंगे, प्राथमिक स्थायी ऊतक बनाएंगे। तो आप समझो यहां पर ये समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज ये है कि ये जो विभाज्योतक है कौन है, यह जो विभाज्योतक है, यही विभाज्योतक क्या बना रहा है, यही विभाज्योतक आगे चल के क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, प्राथमिक स्थायी ऊतक बना रहा है। यही जो विभाज्योतक है जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, और विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह पहले प्राथमिक विभाज्योतक बनाता है और उसके बाद फिर आखिरी में प्राथमिक स्थायी ऊतक बनाता है। ठीक है, प्राथमिक स्थायी ऊतक के बाद, प्राथमिक स्थायी ऊतक के बाद क्या बनेगा, फिर द्वितीयक विभाज्योतक बनेगा, और द्वितीयक विभाज्योतक में फिर पुनः विभेदन की प्रक्रिया होगी और क्या बनेगा, द्वितीयक स्थायी ऊतक बनेगा। क्या बनेगा, द्वितीयक स्थायी ऊतक बनेगा। तो कहने का मतलब है कि विभाजन के पश्चात किसी भी कोशिका में पहले क्या होगा, विभाज्योतक ऊतक होंगे, उसमें विभाजन होगा, और विभाजन की क्रिया के पश्चात ही बेटा आखिरी में वो अल्टीमेट क्या बनाएंगे, प्राथमिक स्थायी ऊतक बनाएंगे। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विभेदीकरण। क्या कहते हैं, विभेदीकरण। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार के एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को, स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, विभेदन हो रहा है। और स्थायी रूप कैसे लेगा, स्थायी रूप कब लेगा, जब ये प्राथमिक स्थायी ऊतक में बदल जाएगा, प्राथमिक स्थायी ऊतक में बदल जाएगा। अब पढ़ो पहला वाला पॉइंट, अब पढ़ो ये पहला पॉइंट पढ़ो। क्या कह रहा है, विभाज्योतक की जो कोशिकाएं हैं, जो विभाज्योतक, इसी विभाज्योतक की बात कर रहा है। ये जो विभाज्योतक की कोशिकाएं हैं, ये विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, स्थायी ऊतक का विकास करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं, और ये एक विशिष्ट कार्य को करती हैं तथा विभाजन विशिष्ट कार्य को करती हैं और विभाजित होने की जो शक्ति है उसको खो देती हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। क्या करती है, विभाजित, ये जो विभाज्योतक है ये क्या करती है, विशिष्टीकृत होकर के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं और विभाजन होने की शक्ति को खो देती हैं। मतलब ये जो स्थायी ऊतक हैं कौन है, स्थायी ऊतक हैं, इनमें विभाजन, स्थायी ऊतक में जो विभाजन की क्षमता है, स्थायी ऊतक में जो विभाजन की क्षमता वो क्या हो जाती है, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ये पुनः विभाजन नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये पुनः विभाजन नहीं करेंगे, विभाजन की क्षमता क्या हो गई, खत्म हो गई है। ठीक, और इस प्रकार, अब देखो दूसरा पॉइंट, इस प्रकार के विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है बेटा, स्थायी ऊतक है जिसमें स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, विभाजन की क्षमता नहीं रहती है। ठीक है, अच्छा अब तो ये हो गया कि हाँ ठीक है भाई, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है और ये क्या करते हैं, स्थायी ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह के ऊतक को
इस तरह के ऊतक को क्या कहते हैं? इस तरह के ऊतक को स्थायी ऊतक कहते हैं। अब बात करते हैं स्थायी ऊतक के प्रकार की। तो देखो बेटा, अगर आप स्थायी ऊतक के प्रकार की बात करेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया स्थायी ऊतक के बेटा कितने प्रकार होते हैं? तो स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है बेटा? सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा क्या है? जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, कितने प्रकार हो गए? दो। पहला क्या है? पहला सरल स्थायी ऊतक है, और दूसरा क्या है? जटिल स्थायी ऊतक है। तो इस तरह से कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। पहला सरल स्थायी ऊतक है और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है, अगर आप सरल स्थायी ऊतक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सरल स्थायी ऊतक की बात करेंगे, तो ये तीन प्रकार के हैं बेटा। पहला पैरेनकाइमा, फिर कॉलेनकाइमा, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, कितने हैं बेटा? तीन हैं। पहला पैरेनकाइमा है, दूसरा कॉलेनकाइमा है, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक, अब इसी प्रकार से अगर आप जटिल स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो यहां पर आपको दो तरह के जटिल स्थायी ऊतक मिलेंगे। पहला देखो कितने मिलेंगे? दो तरह के आपको यहां पर जटिल स्थायी ऊतक मिल जाएंगे। ठीक है, एक हो गया नंबर 1 और दूसरा हो गया नंबर 2। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा बेटा? पहला है जाइलम। क्या है? जाइलम। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम। अगर हम जाइलम और फ्लोयम की बात करते हैं तो जाइलम किसका परिवहन करता है? कलर बदल लें क्या? तो क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा अच्छा लगता है भाई, है ना। जाइलम क्या करता है बेटा? जाइलम जल प्लस, या लिख लेते हैं जल तथा, पता चले आप लोग एग्जाम में प्लस लगा दो, जल तथा खनिज, जल तथा खनिज पदार्थों का क्या करेगा? परिवहन। ठीक, ठीक है ना। क्या करेगा? जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करेगा कौन? जाइलम। लेकिन अगर आप फ्लोयम की बात करेंगे तो फ्लोयम क्या करेगा बेटा? फ्लोयम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, क्या करता है बेटा? भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। कौन? फ्लोयम करता है।
और जाइलम क्या करता है, जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। सरल स्थायु ऊतक की बात करेंगे तो यहां पर आपको 3 तरह के सरल स्थायु ऊतक मिल जाएंगे। पहला कौन सा होगा, पहला होगा बेटा पैरेन्काइमा, ठीक। दूसरा है कॉलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो 3 तरह के आपको यहां पर सरल स्थायु ऊतक मिल जाते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि इस जटिल स्थायु ऊतक की बात करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम यहां पर 2 तरह के मिल जाएंगे। जाइलम जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करेगा और फ्लोएम भोज्य पदार्थों के परिवहन में मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उस डायग्राम की भी बेटा चर्चा कर लेते हैं। यह डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है ये डायग्राम, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर क्या है, ये डायग्राम में इसके नाम याद करना, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे ऊपर की एक परत है, इसके ऊपर ये मूल रोम है जिसको ट्राइकोम कहते हैं, फिर ये परत है और इस तरीके से ये क्या है, सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। और इस जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं और ये इस तरह से बनी होती है। ढोलक के आकार की संरचना है लगभग, ठीक है। तो इस तरह से ये संरचना है, जो ये सबसे क्या है बेटा, सबसे ऊपरी परत है। और इस परत को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है क्यूटिकल। जितने नाम जरूरी हैं उतने नाम समझेंगे, ठीक है। इसी क्यूटिकल के ऊपर से ये जो आपको हेयर के आकार की संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं ट्राइकोम। क्या कहते हैं बेटा, ट्राइकोम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको यहां पर हरे कलर की संरचना दिखाई दे रही है, और ये जो हरे कलर की संरचना है ये इसी तरह से बॉक्स के आकार की बनी होती है। कैसे, ठीक इसी तरह से डब्बे के आकार की संरचना है। तो ये बॉक्स के आकार की जो संरचना है, इसको क्या कहते हैं बेटा, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पैरेन्काइमा की। अब क्या, तो सर ये पैरेन्काइमा क्या होता है, तो ये पैरेन्काइमा भी हम लोग अभी हमने आपको बताया था ना कि जो पैरेन्काइमा है ये सरल स्थायु ऊतक का भाग है। क्या है ये, सरल स्थायु ऊतक का भाग होता है। आपने देखा था कि जो सरल स्थायु ऊतक है वो कितने तरह के होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। एक पैरेन्काइमा होता है, एक कॉलेनकाइमा होता है और एक स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा है, जो इसका एपिडर्मिस वाला भाग है, खाली यहां तक, ये किसका बना होता है, ये पैरेन्काइमा का बना होता है ना, ज्यादा बना दिया, ठीक। ये किसका बना होगा, ये किसका बना होगा, ये पैरेन्काइमा का बना होगा। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं, एक जो सबसे ऊपर है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, ये वाला। ये तो हो गई क्यूटिकल की परत, देखो ये वाली जो मोटी मोटी है ना, ये
ये तो क्यूटिकल हो गई। क्यूटिकल एक मोटी सी परत होती है जो पानी के एब्जॉर्प्शन को रोकती है कि ज्यादा पानी एब्जॉर्ब ना हो, तो ये क्या हो गई, ये तो क्यूटिकल हो गई। और ये वाली जो हम लोगों ने बनाई थी ये क्या है, ये है एपिडर्मिस। ये वाली ये क्या है, ये है एपिडर्मिस। ठीक, क्या है ये, एपिडर्मिस है। और ये जो हम लोगों ने अभी बनाई है ये वाली, ये क्या है बेटा, ये है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो पहले क्या मिला हमको, एपिडर्मिस मिला, फिर क्या मिला हमको, हाइपोडर्मिस मिला। ठीक, अब हाइपोडर्मिस के बाद एक होती है एंडोडर्मिस, लेकिन वो नीचे है। ठीक है, कहां होती है, पहले एंडोडर्मिस बनाते हैं, ये वाली परत, ये जो परत है ये क्या है, ये एंडोडर्मिस है। ठीक, क्या है बेटा, ये क्या है, एंडोडर्मिस है। तो अब देखो, सबसे ऊपर मिली हमको क्यूटिकल की परत, ये वाली परत कौन सी है, ये क्यूटिकल की परत है। कौन सी परत है, ये क्यूटिकल की है। वहां पर हमको ये जो हेयर के आकार के, रोम के आकार की संरचना है, ये ट्राइकोम है। ठीक, और क्यूटिकल के नीचे क्या मिला बेटा, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे क्या है, हाइपोडर्मिस है। और ये क्या है, ये एंडोडर्मिस है। तो अब हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस है और ये एंडोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच वाला जो भाग है इसको बना देते हैं सफेद से। हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में, या ब्लैक से बना दिया जाए ना, ब्लैक से ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, ये जो इस तरह की जो संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। ये वाली जो अभी हम लोगों ने बनाई है काले कलर से, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। ठीक है, या दूसरे कलर से लिख दें क्या इसको, इसको लिख देते हैं इस कलर से। क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो बना हुआ है ये क्या है, एंडोडर्मिस है। इसी तरह से ये पूरा नीचे की तरफ स्ट्रक्चर आया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो हिस्सा है जो बहुत ही मोटा सा दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको पेरीसाइकिल बोलेंगे। कौन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये
यहां पर जो इस तरह की सेल्स हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पेरीसाइकिल। क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे पेरीसाइकिल। ठीक है। अब इसी तरह से और भी बहुत सारी कोशिकाएं जो कि बनी हुई हैं, जैसे ये वाली जो बनी होती है, ये सब आप बना लेंगे। ठीक है। ठीक है। ये किसकी बनी, ये पैरेनकाइमा की बनी। जैसे जो ये जो हाइपोडर्मिस है, कौन, ये जो हाइपोडर्मिस है, ये किसका बना है बेटा, ये पैरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ है। किसका बना है, पैरेनकाइमा का बना है। जबकि ये जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स किसका बना है, ये कॉलेनकाइमा का बना है। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने जो पीछे ये जो देखा था कि जो सरल स्थायी ऊतक हैं, इसमें कितने तरह के, पैरेनकाइमा है और कॉलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है। तो ये जो पैरेनकाइमा है, ये पैरेनकाइमा कौन सा भाग बना रहा है, पैरेनकाइमा क्या बना रहा है, पैरेनकाइमा बना रहा है हाइपोडर्मिस। क्या बना रहा है, हाइपोडर्मिस बना रहा है। जबकि कॉलेनकाइमा क्या बना रहा है, तो कॉलेनकाइमा बना रहा है कॉर्टेक्स। क्या बना रहा है, कॉर्टेक्स बना रहा है ना। देखो ये जो कॉर्टेक्स है, ये कौन बना रहा है, ये कॉलेनकाइमा बना रहा है। ये जो हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस कौन बना रहा है, तो ये पैरेनकाइमा बना रहा है ना, है कि नहीं। तो इस तरह से यहां पर ये चीजें हैं। अब ये क्या है, पेरीसाइकिल है। और पेरीसाइकिल के बाद, पेरीसाइकिल के बाद ये जो काले काले कलर से हम बनाएंगे, ये है कैम्बियम। ये क्या है, ये है कैम्बियम। क्या है ये कैम्बियम है। क्या है, ये कैम्बियम है। ठीक है। और फिर आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, फिर आपको यहां पर पहले मेटाजाइलम और फिर प्रोटोजाइलम। ठीक। तो ये इसमें हमको दो चीजें मिल जाएंगी, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेटाजाइलम। मतलब जाइलम भी दो तरह के हैं, एक मेटाजाइलम और ये क्या है, तो ये है प्रोटोजाइलम। ठीक। तो इतनी सारी चीजें हैं यहां पर, ये हम लोगों को डायग्राम को पढ़ना है। ठीक है। और कैम्बियम के ऊपर, कैम्बियम के ऊपर जो आप यहां पर इस तरह की सेल्स देख रहे हैं, ये जो आपको हरे कलर की हैं, इसको अब हम नीले कलर की बना देंगे। ठीक है। ये वाली जो कोशिकाएं, ये वाली, पहले तो ये कैम्बियम, कैम्बियम कहां चला गया, ये कैम्बियम है। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है ये। कैसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसलिए इसको यहां पर समझा रहे हैं। ये क्या है, ये पेरीसाइकिल है, कहां तक, यहां तक, यहां तक क्या है, पेरीसाइकिल है। ठीक है। और यहां पर ये बीच में क्या है, छोटी छोटी सी कोशिकाएं हैं।
छोटी छोटी सी क्या है ये कोशिकाएं हैं। इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे फ्लोएम। क्या बोलेंगे इनको, इनको फ्लोएम बोलेंगे। ठीक, और बाकी फिर ये सारी की सारी बाकी फिर पैरेन्काइमा सेल से ये सारी की सारी वैसे ही बनी हुई है। ठीक है, ये ऐसे नीचे की तरफ ये क्या है, ये सारी की सारी कौन सी सेल्स हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं, ये सब पैरेन्काइमा से बनी हुई कोशिकाएं हैं। किससे बनी बेटा, ये सब पैरेन्काइमा से, ये वाली ये पैरेन्काइमा से बनी हुई कोशिकाएं हैं जो पूरी ऊपर से नीचे तक आपको यहां पर दिखाई देगी। ये चित्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर कुछ नाम हैं, और वो कौन कौन से नाम हैं। तो सबसे ऊपर क्या है बेटा, सबसे ऊपर है क्यूटिकल। सबसे ऊपर क्या है, क्यूटिकल है। क्यूटिकल के नीचे जो है वो क्या है बेटा, वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के बाद आपको क्या मिलेगी, हाइपोडर्मिस मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कौन सा है, हाइपोडर्मिस है। उसके बाद आपको कॉर्टेक्स मिलेगा। फिर ये जो आप परत देख रहे हैं, ये जो हमने बनाई है पिंक कलर की, ये क्या है, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद हमको पेरीसाइकिल मिलेगा, और पेरीसाइकिल के बाद क्या मिल जाएगा, पेरीसाइकिल के बाद फ्लोएम मिलेगा, फिर कैम्बियम मिलेगा, फिर जाइलम मिलेगा। जाइलम दो तरह का होगा, एक मेटाजाइलम होगा और एक प्रोटोजाइलम होगा। एक बार जरा सारे नाम यहां पर लिख डालो फटाफट। हम लोगों ने क्या क्या नाम देखे। ठीक है, ये जो हम लोगों ने चित्र देखा ये क्या था बेटा, ये क्या था, ये तने की काट है। क्या है ये, क्या है ये, तने का ट्रांसवर्स सेक्शन है। क्या है बेटा, ठीक, क्या है, तने का ट्रांसफर सेक्शन है। और इस ट्रांसफर सेक्शन में हम लोगों को क्या क्या दिखता है, सबसे पहले बेटा क्या मिला था, क्यूटिकल मिला। सबसे पहले क्या मिला, लिख लो फटाफट, सबसे पहले क्यूटिकल मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा, क्यूटिकल मिलेगा। इसके बाद एपिडर्मिस, इसके बाद एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। ठीक, सबसे पहले क्यूटिकल मिला, फिर एपिडर्मिस मिला, फिर हाइपोडर्मिस मिला, और फिर क्या मिला, कॉर्टेक्स। फिर क्या मिला, कॉर्टेक्स, और इसके बाद क्या मिला, एंडोडर्मिस। कितने नाम हो गए, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है ना, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। इसके बाद 6, एंडोडर्मिस के बाद क्या मिला बेटा, पेरीसाइकिल। क्या मिला, पेरीसाइकिल मिला। पेरीसाइकिल के बाद क्या मिला बेटा, फ्लोएम। क्या मिला, फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद क्या मिला, कैम्बियम। याद आ रहा है ना सब। और कैम्बियम के बाद पहले हमको मिला मेटाजाइलम, और फिर हमको मिला प्रोटोजाइलम। ठीक, तो कितने नाम बेटा हमको मिले वहां पर, 10 नाम मिले। पहले मिला क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। इसी के बाद फिर पेरीसाइकिल, फिर फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ठीक है ना, फिर से देखो एक बार चित्र के माध्यम से देखो। पहले क्या मिला, क्यूटिकल, फिर क्या मिला, पहले ये क्यूटिकल है, फिर ये वाली लेयर कौन सी है,
ये वाली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस है। फिर ये जो हरे कलर की बनी है, जो पैरेन्काइमा से बनी है, वो क्या है? हाइपोडर्मिस है। उसके बाद ये जो काले कलर से बनी है वो क्या है? कॉर्टेक्स है। फिर ये जो पिंक कलर से बना हुआ है ये क्या है बेटा? ये एंडोडर्मिस है। ठीक, और इसके ये 5 नाम हो गए। इसके बाद बेटा ये क्या है? ये पेरीसाइकिल है। और पेरीसाइकिल के बाद बेटा ये नीले कलर से क्या है? कैम्बियम है। कैम्बियम के बाद बेटा फिर ये क्या है? ये फ्लोयम है। ठीक है, पहले फ्लोयम है, फिर कैम्बियम है, और फिर पहले पेरीसाइकिल, फिर फ्लोयम नीले कलर से, फिर काले कलर से कैम्बियम, फिर मेटाजाइलम और फिर प्रोटोजाइलम। तो ये जो चित्र आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम की कौन सी काट है? ये ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है ना, अनुवर्ती काट है। ठीक है, तो ये डायग्राम है और ये सारे के सारे उसके नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। कैसे याद होंगे? जब आप डायग्राम को बार बार बनाएंगे और बार बार बनाने के बाद फिर आप उसको लिखेंगे, तब आपको वो नाम याद होंगे। इसी तरह से ये चित्र भी बगल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बगल में ये डायग्राम भी दिया हुआ है। इसके नाम मैंने यहां पर छोड़ रखे हैं, क्यों? क्योंकि वो लिखेंगे आप। ठीक है ना, यह पहले क्या है? एपिडर्मिस है, मैंने आपको बताया। फिर हाइपोडर्मिस आएगी। ठीक है, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर एंडोडर्मिस आएगी, और फिर पूरा का पूरा संवहन बंडल, जिसमें एंडोडर्मिस के बाद क्या मिलेगा? ये आपको यहां पर पेरीसाइकिल मिलेगी। क्या मिलेगा? पेरीसाइकिल मिलेगी। फिर ये आपको फ्लोयम मिलेंगे, फिर कैम्बियम मिलेगा, फिर आपको जाइलम। जाइलम में पहले क्या मिलेगा? मेटाजाइलम मिलेगा, फिर प्रोटोजाइलम मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है? इसको बोलते हैं पिथ। ये नहीं बताया है तो ये बता देता हूं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं खाली पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको पिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ट्रांसफर सेक्शन में नहीं दिखेगा, इसलिए जो है ये यहां पर लिख दिया है। ये क्या है? बीच में क्या है? ये पिथ होता है। ठीक है ना, जिससे कंफ्यूज ना हो। बाकी सारे नाम आप किस में लिखेंगे? अपने होमवर्क में। तो ये आपका क्या है बेटा? ये आपका होमवर्क है। क्या है? ये होमवर्क है, ये इसको आप घर में करेंगे। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो बेटा आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं पादप ऊतक। और पादप ऊतक में हम लोगों ने क्या देखा? विभज्य ऊतक के बारे में देखा और स्थायी ऊतक के बारे में देखा। विभज्य ऊतक के बारे में बहुत ही डिटेल से समझा, क्या होते हैं विभज्य ऊतक, इनके बीच में स्थान होते हैं कि नहीं होते हैं, वो सारी की सारी चीजें समझी हम लोगों ने। ठीक है ना, लगातार क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं, विभाजित करते रहते हैं, अब अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। फिर प्राथमिक विभज्य ऊतक, फिर प्राथमिक स्थायी ऊतक, फिर द्वितीयक विभज्य ऊतक, फिर द्वितीयक स्थायी ऊतक। इस तरह से पूरा विभज्य ऊतक होता है। जब विभज्य ऊतक में विभाजन की क्षमता कम होने लगती है या खत्म हो जाती है तो वो स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, एक सरल और एक जटिल। सरल 3 प्रकार के, जटिल 2 प्रकार के। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग ये जो सरल 3 प्रकार के हैं, इसमें क्या जो है पैरेन्काइमा है, क्या कॉलेन्काइमा है, फिर क्या स्क्लेरेन्काइमा है। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे जटिल की, तो क्या जाइलम है और क्या फ्लोयम है। इनकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने विभज्य ऊतक को पढ़ा है और स्थायी ऊतक की शुरुआत करी है। अब स्थायी ऊतक के जो प्रकार हैं, ठीक है, उनके बारे में और उनके प्रकारों के बारे में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, अपने उन लोगों को भी दें जो आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं और जिनको यह नॉलेज, यह ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो इस चीजों को समझें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।